देखिए आज का जो आर्टिकल है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ अमेंडमेंट आया है रिसेंटली, जिसको कुछ लोगों को मतलब लगता है कि वो अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं इट इज गोइंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो एक पिटिशनर ने कुछ चीजें कही हैं और उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इसी पे पूरा आर्टिकल है। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के व्यूज को ही क्रिटिकली एग्जामिन किया गया है। आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ध्यान से समझ लीजिएगा। कहानी ऐसा है कि जो अभी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसी से रिलेटेड चीजों को पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरीके का प्रोविजन कहाँ तक न्याय संगत है, किस तरीके से जस्टिफाइड है हमारी सोसाइटी में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका आंसर किया। स्टार्ट करने से पहले यदि बेसिक की हम बात करें तो बेसिक ये है कि ब्लैक मनी का एक्चुअली में डिफिनीशन क्या है, किसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी का डिफिनीशन दो तरीके से ब्लैक मनी को डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि हम किसी इलीगल वर्क के थ्रू पैसा कमाएं, मतलब उसको इलेजिटिमेट मनी कहते हैं, और जो सफेद धन होता है, जो नॉर्मल पैसा होता है, उसको लेजिटिमेट मनी कहते हैं। तो ब्लैक मनी दो तरीके से हो सकता है। पहला कि हम कोई इलीगल एक्टिविटीज करके, क्राइम करके या करप्शन करके या इस तरीके की चीजें, मतलब कोई इलीगल एक्टिविटीज करके पैसे कमाए हैं, तो वो ब्लैक मनी हो गया, पहली बात। दूसरा बात, काला धन को काला धन कैसे हो जाता है, जैसे मैं जो भी पैसा कमा रहा हूँ लेकिन उस पर हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, जो टैक्स एक्चुअली में हमको पे करना चाहिए, लेकिन उस टैक्स को हम पे नहीं कर रहे हैं। तो जितना पैसा भी मैंने कमाया है, भले ही हमारा तरीका मतलब अच्छा हो, एक मतलब लीगल एक्टिविटीज से हमने पैसा कमाया हो, लेकिन यदि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उसको भी हम ब्लैक मनी में कंसीडर कर सकते हैं। अब राइटर ये बोलते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक मनी, हालांकि ये सब आपके इस वाले आर्टिकल में नहीं दिया गया है जो कल वाला आर्टिकल था, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हुए हम समझ रहे हैं चीजों को कि ब्लैक मनी का एक्चुअली में इफेक्ट्स क्या होता है। तो पहला इफेक्ट तो यही होता है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट लीडिंग टू लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर द फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सिंपल सी बात है कि यदि आप समझिए कि ब्लैक मनी आ जाएगा तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, आप एक नॉर्मल एग्जांपल समझिए ना। आप अपनी स्कूटी लेके जा रही हैं या जा रहे हैं बाइक लेके, आप पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, आपने उससे स्लिप नहीं कटवाया, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्ची नहीं कटवाई, आपने क्या किया, उसको 100 रुपए दे दिया और आप चले गए। एक्चुअली में आपका 300 रुपए होता था नियम से, लेकिन आपने 100 रुपए दिया, पुलिस वाले ने 100 रुपए ले लिया, आप भी खुश, पुलिस वाला भी खुश, और चले गए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाना चाहिए था 300 रुपए, वो तो नहीं गया ना। तो इससे क्या होता है कि आपका फिस्कल डिफिसिट अल्टीमेटली बढ़ेगा, और फिस्कल डिफिसिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो, उसको बोरो करना पड़ेगा पैसा कहीं और से, और कहीं और से बोरो करेगी तो जाहिर सी बात है कि उतनी ज्यादा सुख सुविधाएं आपको नहीं दे पाएंगे जितना एक्चुअली में उसके पास पैसा होता तब देते। पहली बात। दूसरा चीज की मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लगाता है ना, इसको स्टेबिलाईज करने के लिए, इन्फ्लेशन रेट को, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सब मैंने आपको बताया वीडियो में। तो ये इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई के पास एक टूल होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम कहते हैं। तो उस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वो क्या करता है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। उसमें वो कुछ इंटरेस्ट रेट घटाता बढ़ाता है, बट आप समझिए इस बात को कि मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा यदि आपके पास ब्लैक मनी बहुत हो गया, क्योंकि वो उसके दायरे में आते ही नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी में वो लोग क्या करते हैं, टैक्स रेट घटाते हैं या बढ़ाते हैं, लेकिन जो पैसा आपके पास है उसमें कोई, वो तो टैक्सेबल ही नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक मनी है, उस पे कोई टैक्स का मतलब नहीं है। तो ये चीज है। तीसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट भी काफी कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा ना, आप मान लीजिए ब्लैक मनी का पैसा कमाए तो आप धड़ल्ले से तो उसको इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, आप करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, ईडी आगे पूछ सकती है, सीबीआई आगे पूछ सकती है कि भैया आपने बीएमडब्ल्यू कहाँ से खरीदी, आपके पास तो पैसे थे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो इकोनॉमी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात किया है कि नेशनल सिक्योरिटी खास करके टेररिस्ट और टेररिज्म की जो एक्टिविटीज होती है ये काले पैसे से ही होता है, ब्लैक मनी से ही इसको ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि उसमें जितना पैसा लगता है वो सब ब्लैक मनी ही होता है।
तो जितना ज्यादा ब्लैक मनी होगा उतना ही नेशनल सिक्योरिटी पे हमारी बात आएगी, उतना ही हमारा नेशन खतरे में जाएगा। इसके बाद इलेक्शन में भी इन्होंने बोला है कि बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपने एरिया में देख लीजिए, हम अपने एरिया में तो देख ही रहे हैं कि बिना इलेक्शन का कोई, बिना पैसे का कोई इलेक्शन नहीं जीता जाता है। और खास करके आज के डेट में तो ऐसा निजाम हो गया है कि आपके पास बहुत पैसा होगा तो ही आप जीतेंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद करप्शन में भी आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा ब्लैक मनी होगा उतना ज्यादा करप्शन होगा, इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ेगी। ब्लैक मनी से एक बंदा होगा जिसके पास खूब ज्यादा पैसा हो जाएगा, एक होगा जिसके पास कम पैसा हो जाएगा होगा, तो सोशल डिवीजन काफी ज्यादा होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है ये भी समझ लीजिए। अब ये राइटर बताते हैं, गवर्नमेंट ने एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लगा दिया 2015 में, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और इस एसआईटी ने एक एक्ट स्टार्ट किया, फॉरेन इनकम एंड एसेट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स बिल 2015। तो अब इसके तहत तो शायद ब्लैक मनी को कम करने की कोशिश करती है, कितना सफल है पता नहीं, भविष्य के गर्भ में है, अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा, इन्होंने टीडीएस के लिए एक अच्छा काम किया, टैक्स बेस को बढ़ाया है, टैक्स रेट को नहीं इंक्रीज किया। टैक्स बेस को बढ़ाना और टैक्स रेट को नहीं बढ़ाना, इसका बहुत सिंपल सा बात है कि जैसे मान लीजिए कि हमसे 5 रुपए लिया जा रहा है और आपसे भी 5, एक्स कोई लड़का है उससे 5 रुपए लिया जा रहा है, वाई से भी 5 रुपए लिया जा रहा है, जेड से भी लिया जा रहा है। हम लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोग की कमाई ही 10 रुपए है, तो हम 5 रुपए नहीं दे रहे। अब ये क्या करेंगे कि हम लोगों से 10 पैसे लेने लगेंगे टैक्स। तो इससे क्या होगा कि अब बाकी लोग भी टैक्स देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टैक्स कब लोग चोरी करते हैं, जब बहुत ज्यादा टैक्स लगता है तब टैक्स की चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो टैक्स को कम कर दो और उसके बेस को बढ़ा दो, मतलब नंबर गेम खेलने की बात है कि 2-2 रुपए ही लो लेकिन सबसे लो, तो आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे। आप 100-100 रुपए ही 5 लोगों से लीजिएगा तो अमीर नहीं हो। वही कहानी है कि हम इन्होंने टैक्स बेस को बढ़ाया, टैक्स रेट को एज इट इज रखा या शायद कम किया गवर्नमेंट ने। इसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी इन्होंने स्टैब्लिश किया 2005 ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए। ये भी अच्छी बात। डीमोनेटाइजेशन ने स्टार्ट किया, हालांकि किस तरीके से उसने ब्लैक मनी को कर्व किया ये तो मुझे नहीं पता। 99.9% पैसा आरबीआई में पहुंच गया, बट राइटर ने लिखा हमने ब्लैक मनी को लाने की कोशिश करी। पैन कार्ड को काफी ज्यादा मैंडेटरी कर दिया गया, खास करके रियल एस्टेट के बिजनेस में, और कोई बड़ा ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वहां पे पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो इसके तहत भी इन्होंने बोला कि ब्लैक मनी को हमने कम करने की कोशिश करी। और डीटी, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये किसी कंट्री के साथ करते हैं कि कोई बंदा 2 बार टैक्स देने से बच जाए, तो ये गवर्नमेंट ने किया। और इसके साथ साथ इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लाया। अब इन्होंने बोला कि देखो 3 तरीके से ब्लैक मनी व्हाइट मनी में मतलब 3 लेयर्स, मतलब 3 स्टेप होता है जिससे ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। पहला इन्होंने बोला है प्लेसमेंट, दूसरा इन्होंने बोला है लेयरिंग, और तीसरा इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब किसी तरीके से ब्लैक मनी को आपने बैंक में जमा कर दिया, बैंक में चला गया, वो प्लेसमेंट हो गया। अब लेयरिंग का मतलब आप समझिए किसी पौधे को लेयर करते हैं, मतलब लेयरिंग करके और अलग अलग पौधा लगा लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जब जैसे ही बैंक में गया, इधर उधर ट्रांसफर करो, इतना ज्यादा ट्रांसफर कर दो, मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, ब्लैक मनी है राइट, एक्सिस बैंक में जमा कर दिया। अब उस 1 लाख रुपए को हमने श्वेता दी को दिया, फिर पार्वती को दिया, फिर रुचिका को दिया, फिर कॉलमी को दिया, फिर कॉलमी ने कहीं दूसरी जगह मार्केट में, मतलब इतना ज्यादा उसको ट्रांसफर कर दो, इतना ज्यादा ट्रांसफर कर दो कि लास्ट में वो पता ही नहीं चले कि उसका ओरिजिनेशन हुआ कहाँ से। तो इसी को लेयरिंग कहते हैं। और जब पता ही नहीं चले कि एक्चुअली में वो कहाँ से कब ट्रांसफर हुआ, इतना ज्यादा ट्रांसफर कर दो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, तब वो बाद में इंटीग्रेट हो जाता है और वही ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा राइटर बताते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, विजय माल्या जी को फ्यूगिटिव मतलब कि पैसा लेके भाग गया, तो इन्होंने एक्ट लाया फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, जिसमें विजय माल्या को अभी तक वही एक इंडियन है जिसको मतलब जिसपे एक्ट लगाया गया है। चीट फंड को इन्होंने बंद करने की कोशिश करी। ये होता है ना 15 दिन में डबल कर लो पैसा, 1 हफ्ते में डबल कर लो, तो उसको खत्म करने की कोशिश की। और बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में आया था, उसको भी इन्होंने ठीक करने की कोशिश की। ये अभी बेसिक था, अब नहीं, अब एक्चुअली में आर्टिकल क्या है, आर्टिकल में ये है, पिटिशनर ने ये बोला है, अभी जो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है कि जो ईडी है ना, ईडी आप लोगों को पता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है,
ईडी जो है ये समन पूछताछ के लिए बुलाता है किसी को, मान लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मेरे ऊपर लगाया गया है, तो ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगा, मुझे प्रेशराइज करेगा कि इस पे साइन करो, और मैं साइन नहीं करूंगा तो कहेगा कि हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो अब ये तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है ना, मतलब किसी को एक आर्टिकल 20 सेक्शन 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है कि मैं मेरे को मेरे अगेंस्ट में आप फोर्स नहीं कर सकते हो जजमेंट देने की। तो ये इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं, वो तो इंक्वायरी का एक पार्ट है, इंक्वायरी को आप प्रोसिक्यूशन से रिलेट नहीं कर सकते, इस तरीके की बात कि इंक्वायरी को प्रोसिक्यूशन से आप रिलेट नहीं कर सकते, इंक्वायरी अलग चीज है, वो तो इंक्वायरी होगी, ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया। पॉइंट नंबर 1, आप समझिए बात को, जैसे मेरे से ईडी पूछताछ कर रही है और ईडी कह रही है कि इस डॉक्यूमेंट पे साइन करो नहीं तो तुमको अरेस्ट कर लेंगे। अब उस डॉक्यूमेंट को रिलेवेंट है या नहीं है, लेकिन मुझे साइन करना पड़ेगा, मैंने नहीं किया तो मुझे अरेस्ट कर लेगी। जब ये बात पिटिशनर ने बोला सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ, और मैंने पिटिशनर ने ये भी बोला कि इट इज गोइंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये आर्टिकल 20 सेक्शन 3 ये कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का हम नहीं कर सकते, हमको हमारे ही अगेंस्ट में जजमेंट देने के लिए आप नहीं बोल सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इंक्वायरी वो कर सकता है ईडी, और इंक्वायरी को प्रोसिक्यूशन से रिलेट करके आप नहीं देख सकते हो, दोनों अलग अलग चीज है। ये 2 टूक में जवाब देके सुप्रीम कोर्ट निकल गया। दूसरा चीज उन्होंने ये बोला कि एक्यूज्ड को ईडी जो है वो गिरफ्तार कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, और बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर सकता है। तो फिर ये भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आर्टिकल 21, 22 के में बिना उसको बताए हुए आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ईडी को हम ब्लैंकेट पावर नहीं दिए हैं, ईडी जो है वो प्रॉपर रिटन रीजन दे के ही आपको अरेस्ट कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। तीसरा इन्होंने ये बोला है कि जो बेल का प्रोविजन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको थोड़ा आसान बनाइए। बेल का प्रोविजन ये है कि मतलब एक तो प्रॉपर ग्राउंड, रीजनेबल ग्राउंड मिलना चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि जो जिस बंदे ने अपराध किया वो कम से कम इसके दायरे में नहीं आता है, तब उसको छोड़ा जा सकता है। या फिर उसको बेल पे दे दो इस प्रॉमिस के साथ कि कोई भी क्राइम नहीं करेगा, कोई भी ऑफेंस नहीं करेगा। तो पिटिशनर ने बोला ये काफी ज्यादा टफ है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फिर ये भी तो टफ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो कहानी है ये भी बहुत टफ है, इससे एक डिफरेंस हम क्रिएट कर पाएंगे, तो इसको रखने दीजिए। चौथा इन्होंने ये बोला कि बहुत ज्यादा प्रूफ की जरूरत होती है जो जिस बंदे को फंसाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो तो जरूरत है, अदरवाइज कैसे कैसे पता कर पाएंगे कि ये दोषी है या नहीं। पांचवा इन्होंने ये बोला है कि जब उनको अरेस्ट किया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है, जो इलीगल प्रॉपर्टी होती है। जैसे मुझे अरेस्ट किया ईडी ने तो मेरी इलीगल प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे। अब इस पे पिटिशनर ने बोला कभी कभी लीगल प्रॉपर्टी को भी सीज कर लेते हैं। तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईडी को मैकेनिकली नहीं ऐसा करना चाहिए, सच में उसको देखना चाहिए कि कौन सा इलीगल प्रॉपर्टी है, उसी को सीज करना चाहिए, और अंत में साबित हो जाता है कि हम दोषी नहीं, मतलब हम निर्दोष हैं, हम दोषी नहीं है, तो फिर हमारी प्रॉपर्टी हमको एज इट इज वापस कर देनी चाहिए। लास्ट में अब क्रिटिकली एनालिसिस करने की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को सच में क्रिटिकली एनालाइज किया गया है। पहला कि लैक ऑफ जुडिशियल स्टैंडर्ड, इन्होंने जुडिशियल स्टैंडर्ड की बात नहीं कही है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, कहीं ना कहीं ये सब चीजें मिसिंग है। उसके बाद इन्होंने बोला है डाउन प्ले ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स को तो डाउन प्ले किया गया है। आप किसी एक्ट के तहत संविधान को कैसे चेंज कर सकते हो भाई? वो संविधान कितने कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल पहले लिख के कोई गया है, अभी तो ये तो पार्लियामेंट में बैठ के लोग बना रहे हैं ना एक्ट, तो उस एक्ट की वजह से आप कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को कैसे डाइल्यूट कर सकते हो? तो ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का डाउन प्ले किया गया है। इसके बाद इन्होंने ओवर एम्फेसिस ऑन ग्लोबल प्लेस, ग्लोबल लेवल पे जो चीजें हैं उसको ज्यादा ओवर एम्फेसाइज किया गया है। सिलेक्शन ऑफ टारगेट, सेलेक्टिव टारगेटिंग। सेलेक्टिव टारगेटिंग का मतलब देखो, विपक्ष की बात की जा रही है, अपोजिशन पार्टी, जब कांग्रेस रहती है तो बीजेपी को टारगेट करती है, बीजेपी होती है तो कांग्रेस को टारगेट करती है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जाहिर सी बात है कि आप किसी को कैसे मुझे प्रेशराइज कर सकते हो कि मैं अपने अगेंस्ट में ही अपना जजमेंट दे दूं, नहीं दे सकते, बट इसमें है। तो लास्ट में यही है कि मतलब ये फ्री हैंड दे रही है ईडी सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू।